नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी के अंतर्गत आधुनिक इतिहास की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक को। भारतेंदु युग पढ़ लिया था, स्वच्छंदतावाद द्विवेदी युग से भी परिचय हो गया था। इसके आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिखते हैं उसे देखते हैं कि भारतेंदु युग में अधिकतर लेखक पत्रकारिता से जुड़े थे और वहीं लोक साहित्य का रचनात्मक उपयोग भी कर रहे थे। बाह्य प्रभावों के प्रति खुलापन और जनजीवन में निष्ठा के बीच संतुलन रखने की यह मानो आवश्यक प्रक्रिया तत्कालीन लेखकों ने विकसित की थी। बाल मुकुंद गुप्त भी इस प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। एक और उनका अपना समृद्ध पत्रकार व्यक्तित्व है और दूसरी ओर वे भारतेंदु युगीन लेखकों के मुकरी, होली, कजली, लावनी, आल्हा रचने के क्रम में टेसू के गीत जैसे लोक माध्यम का प्रयोग करते हैं। इस गीत श्रृंखला में वे समकालीन राजनीति पर भी टिप्पणी करते हैं। तो ये सब काम कौन कर रहा है? बाल मुकुंद गुप्त। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, चुनकर चौंक पड़ा संसार। उर्दू के प्रति बाल मुकुंद गुप्त का रवैया एक बार फिर हमें भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की याद दिला देता है। इनमें से अधिकतर उर्दू भाषा और साहित्य के अच्छे जानकार थे। उर्दू में उन्होंने काव्य रचना की, पर राजकाज में उर्दू को स्थान दिए जाने के वे विरुद्ध थे। इस दृष्टिकोण में ना तो उनका उर्दू के प्रति कोई द्वेष है और न किसी प्रकार की सांप्रदायिकता ही। उनका यह भाव वैसा ही सहज है जैसे ब्रजभाषा के लिए था। ब्रजभाषा के प्रति उनके मन में गहरा अनुराग था। उसकी परंपरा में बहुत बार दीक्षित भी थे और स्वयं ब्रजभाषा में लिखते थे, पर राजकाज की बात तो आगे है। सामान्य हिंदी गद्य के लिए वे खड़ी बोली हिंदी प्रयोग के ही समर्थक थे। ये दोनों व्यक्तित्व बाल मुकुंद गुप्त के बारे में वैसे ही खरे उतरते हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। बाल मुकुंद गुप्त की तो आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई थी और पत्रकारिता उन्होंने उर्दू में ही शुरू की थी। उनके द्वारा संपादित पहले दो पत्र अखबार चुनार और कोहिनूर उर्दू में ही थे। कौन से थे इनके? अखबार चुनार और कोहिनूर। उर्दू में गद्य और पद्य उन्होंने पहले लिखा, पर इस सारे उर्दू लेखन के साथ ही साथ वे व्यवहारिक राजकाज की भाषा के लिए देवनागरी में लिखित खड़ी बोली हिंदी के ही समर्थक थे। अपने पत्र भारत मित्र के लेखों में उन्होंने अपने पक्ष अनेक युक्तियों और साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया। जो पेपर में बारंबार पूछा जाता है पत्र वो है भारत मित्र। 27 मई 1900 के अवध पंच में उर्दू की अपील नाम से कविता प्रकाशित हुई। गवर्नर मैकडोनाल्ड ने तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की अदालतों में नागरिक अक्षर जारी किए थे। उस समय उर्दू के पक्ष वालों ने यह जोश दिखाया था। भारत मित्र द्वारा दिया गया इसको उत्तर उर्दू को उत्तर शीर्षक से यूं आरंभ होता है। नबीबी बहुत जी में घबराइए, संभालिए जरा होश में आइए, कहो क्या पड़ी तुम पे उफ्ताद है, सुनाओ मुझे कैसी फरियाद है। अवध पंच में उर्दू की अपील के नाम से किसकी पत्रिका प्रकाशित हुई थी? बाल मुकुंद गुप्त की। वे यह उर्दू के वैशिष्ट और उसकी सीमा दोनों को बाल मुकुंद गुप्त ने भली भांति पहचाना था। अध्यापक पूरण सिंह इस युग के तेजस्वी गद्य शैलीकार के रूप में जैसे विख्यात हैं, वैसी प्रखरता और आवेग का मिश्रण उनके चिंतन में दिखाई देता है। तो दूसरे आज के राइटर कौन है जिनके बारे में हम जानेंगे? अध्यापन पूरण सिंह। पुनर्जागरण का वेदांती चिंतन और उसके द्वैत प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ का व्यक्तित्व उनके निबंधों में अभिव्यक्त हुआ है। सीधे साधे मजदूर जीवन की महिमा का बखान और प्रकृति के सहज सरल सौंदर्य पूरण सिंह के लेखन में मुख्य वस्तु है। प्राय 1 दर्जन निबंधों के लेखक के रूप में वे आरंभिक खड़ी बोली हिंदी गद्य के अप्रतिम रचनाकार हैं। तो सरदार पूरण सिंह की ख्याति हमारे हिंदी साहित्य में किसके रूप में है? निबंधकार के रूप में है। इनके निबंधों के विषय में इन्होंने जानकारी नहीं दी है। नहीं लगा होगा कि जरूरी है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। मजदूर जीवन से कौन सा याद आ रहा? मजदूर है ना इनका, ये मजदूरी और प्रेम ऐसे करके इनका निबंध है और काफ़ी इनके फेमस निबंध है ना। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम ऐसे करके कई इनके फेमस निबंध हैं। द्विवेदी युग के अन्य निबंध लेखकों तथा गद्यकारों में माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रहर्ष शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, गुलाब राय और बाबू श्याम सुंदर दास प्रमुख हैं। इनमें से गुलेरी अपने निबंधों के अतिरिक्त कहानी लेखन और गुलाब राय आलोचनात्मक अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हैं। श्याम सुंदर दास की ख्याति खड़ी बोली हिंदी के आदि व्यवस्था के व्यक्तित्व के रूप में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी यदि अपनी पत्रिका सरस्वती और नए लेखन के संरक्षण
के लिए जाने जाते हैं तो श्याम सुंदर विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण व्यवस्था और काशी की संस्था नागरिक प्रचारणी सभा के लिए, इनसे ये जुड़े हुए थे श्याम सुंदर दास। लाला सीताराम के साथ साथ बाबू साहब ने विविध स्तर पर हिंदी पाठ्य पुस्तकों की रचना भी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा श्याम सुंदर दास अपने अपने ढंग से खड़ी बोली हिंदी की आरंभिक शास्ता हैं, जिनके बीच कई बार आपस में झड़प भी हुई, पर सौजन्य और शिष्टता का स्तर कभी आहत नहीं हुआ। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद ने 1900 में आरंभ किया, पर उसकी संपादकीय नीति का अनुमोदन नागरिक प्रचारणी सभा काशी करती थी। आरंभिक संपादक मंडल सभा द्वारा बनाया गया था, जिसके सदस्य थे बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास। अगले वर्ष केवल श्याम सुंदर दास पत्रिका के संपादक रहे और फिर जनवरी 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन कार्य संभाला। 1904 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा का अनुमोदन समाप्त हो गया। सरस्वती जैसे आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व का विस्तार थी नागरिक प्रचारणी पर, अब सभा उसी प्रकार बाबू श्याम सुंदर दास के व्यक्तित्व का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब सरस्वती और नागरिक प्रचारणी सभा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 में हुई थी। संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये प्रश्न, ये दोनों तीनों प्रश्न अभी आप टीजीटी वाला कर रहे थे ना, उसी में पूछे हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। राजकीय भाषा के संदर्भ में उस समय हिंदी की प्रतिद्वंदिता फारसी मिश्रित उर्दू से थी, जिसे पहले से सरकारी संरक्षण प्राप्त था। हिंदी भाषा के पक्षधर जानते थे कि बोलचाल के स्तर पर हिंदी उर्दू की कोई कठिन भेद नहीं है। यदि कठिन उर्दू को भी नागराक्षरों में लिखा जाए तो क्रमशः हिंदी हो जाएगी, अतः उनका मुख्य आग्रह नागरी अक्षरों के प्रयोग पर था। फारसी लिपि के लेखन तथा मुद्रण संबंधी कठिनाई और अपूर्णताओं को रेखांकित करते हुए नागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर उनके द्वारा विशेष रूप से बल दिया गया और सार्वजनिक जीवन में उसी प्रकार से अपनाने के लिए आंदोलन किया गया। इस दृष्टि से हिंदी प्रचार प्रसार की आदि संस्था का नाम हुआ नागरिक प्रचारणी सभा, जिसकी अनेक नगरों में शाखाएं खोली गई। सभा के विविध कार्यकलाप में से 3 आयोजन विशिष्ट महत्व और दूरगामी प्रभाव के सिद्ध हुए। हिंदी शब्द सागर, जिसकी प्रस्तावना रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास संक्षिप्त रूप में लिखा गया, और हिंदी भाषा का व्याकरण, ये तीनों योजनाएं नागरिक प्रचारणी सभा की थी, जिनके पीछे श्याम सुंदर दास का मुख्य हाथ कहा जा सकता है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही शुक्ल ने अपना जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। इसको वो अपने पुस्तक के प्रारंभिक भाग में ही कहते हैं। शुक्ल को नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ही है, और सरल इतिहास जरूर पढ़िएगा, वो भी प्लेलिस्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी सभी चीज़ों के लिए आप दोनों चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें। कोश, इतिहास और व्याकरण लेखक ने हिंदी को उसके स्वरूप का अभिज्ञान दिया, जिस प्रक्रिया में 3 अपने विशिष्ट ढंग के व्यक्तित्व का उदय हुआ। कोशकार रामचंद्र वर्मा, ये भी पूछा गया भाई, अभी पूछा हुआ है। रामचंद्र वर्मा कल के पेपर में ही था। रामचंद्र वर्मा की ख्याति किस रूप में है? कोशकार के रूप में है। इतिहासकार शुक्ल और व्याकरण कामाता प्रसाद गुरु, इतने बृहत आयोजन के सूत्रधार रूप में बाबू श्याम सुंदर दास का व्यक्तित्व युग निर्माता के रूप में हमारे सामने आता है। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र और निराला की रचनात्मकता के प्रेरक के रूप में जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान जाता है, वैसे ही कुछ रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और कामाता प्रसाद गुरु के वैदुषिक कार्यकलाप के पीछे बाबू श्याम सुंदर दास की योजना दिखाई देती है। ठीक है कि रचनात्मक वृत्त जितनी क्षिप्र गति से फैलता है, वैसी क्षिप्र गति से वैदुषिक वृत्त नहीं, और यही सरस्वती संपादक और नागरिक प्रचारणी सभा के व्यवस्थापक व्यक्तित्व में अंतर देखा जा सकता है। और यह भी देखा जा सकता है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे को पूरक होकर आधुनिक काल में हिंदी भाषा और साहित्य को व्यस्कता की स्थिति पर पहुंचाया। ठीक है, इसके बाद हमारा कल का जो नया टॉपिक होगा छायावाद, कल की कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आशा करूंगी आज की कक्षा को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया मैंने, क्योंकि कुछ समझाने का नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं, इन पे भी लिख दूंगी कौन से सन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बता दिए आपको, ध्यान से देखिएगा। और हिंदी बुकशाला पर आपका टीजीटी का पुराना पेपर अपलोड कर दिया, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू सब कुछ तो प्ले लिस्ट में डेली में क्या बताऊँ, आप सभी जानते हैं। धन्यवाद।